हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याणी मैम करंट अफेयर्स चैनल। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप डी और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में जीके के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये है इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है, इस सीरीज़ में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं 500 एमसीक्यू या कह सकते हो 500 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मिक्स्ड जीके सीरीज़ रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों की डिमांड थी कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप कीजिएगा, तो आज के इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप किया है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। ठीक है, तो आपको उस गणतंत्र का नाम बताना है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वज्जी। तो वज्जी जो था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक संघ था, और वज्जी शासन जो था, वज्जी के शासन 8 राजवंशों के संघ थे, मतलब 8 डिफरेंट जो राजवंश थे उनके संघ को मिलाकर एक ये शासन बनता था, जिसमें वज्जी, लिच्छवी और काफ़ी सारे, मतलब आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट नाम इसमें आते थे, और ये 16 महाजनपद में से एक जनपद था। ठीक है, हमें पता है कि प्राचीन काल में हमारे पास 16 महाजनपद हुए हैं, तो उनमें से एक महाजनपद का नाम क्या था? वज्जी था। और ये वज्जी भी किस किस से मिलके बना था? 8 डिफरेंट राजवंशों से मिलके ये एक संघ बना था जिसका नाम था वज्जी। नेक्स्ट है, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो देखिएगा यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो शेरशाह। हालांकि हमें ये पता है कि जो टोडरमल थे वो राजस्व मंत्री थे किसके समय में? मुगल बादशाह अकबर के समय में। लेकिन अकबर से पहले इन्होंने काम किया है शेरशाह के अंडर, और शेरशाह के बाद फिर उन्होंने किसके दरबार में काम संभाला? तो ये था अकबर। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में अवेलेबल है शेरशाह और अकबर तो आप जाएंगे शेरशाह के साथ, अगर शेरशाह अवेलेबल नहीं है तो आप जाएंगे अकबर के साथ, क्योंकि क्वेश्चन यही प्रोमिनेंट है, यही फेमस क्वेश्चन है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो राइट आंसर हो जाता है टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो यहाँ बात आई है हॉकी में स्वर्ण पदक की, वो भी ओलंपिक की बात हो रही है। तो ये कब और कहाँ जीता था? तो 1980 में, यानी कि 1980 में मॉस्को में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। आपको ध्यान रखना है कि 1928 से लेके 1956 तक लगातार 6 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिया है इंडिया ने। उसके बाद 1980 में आया था, और अभी रिसेंटली जो ओलंपिक हुए थे उसमें भी हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन यहाँ बात हुई है गोल्ड की, स्वर्ण की। तो लास्ट टाइम ये जीता था हमने कब? 1980 मॉस्को में। और उस टाइम पे एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, नाम है जिनका मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और इनका जो बर्थडे है वो 29 अगस्त को हम मनाते हैं, और उसी दिन हम स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं। और रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रीनेम किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? अब यहाँ पे पूछा है कलिंग के विरुद्ध जो अशोक का अभियान था उसकी जानकारी बेसिकली हमें कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है शिलालेख नंबर 13 से, यानी कि जो अशोक के शिलालेख हैं और जो शिलालेख नंबर 13 है उसमें हमें मिलती है जानकारी अशोक के कलिंग युद्ध की। और इसमें इतना नरसंहार हुआ था कि अशोक को उसके बाद काफ़ी पश्चाताप हुआ, और उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया और धर्म की अपनी अपनाई। और कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। और अशोक कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, कौन से राजवंश से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन राजवंश से, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। और अगर बात करें कलिंग का युद्ध, तो ये उनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद कलिंग का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था 8वें वर्ष। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंधार कला किसके अधीन फली फूली? ये कला का टाइप है गंधार कला। तो ये किसके अधीन फली फूली? तो ये फली फूली थी कुषाण
काल के दौरान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारे मतलब प्राचीन समय की बात करें या फिर मेडिवल यानी कि मध्यकालीन की बात करें, तो डिफरेंट लोगों का जो एरिया था वो किसी न किसी में बहुत प्रोमिनेंट रहा है। जैसे कि बात करें जहांगीर की, तो चित्रकला में काफ़ी उनका नाम था, और वहीं अगर शाहजहाँ की बात करें तो आर्किटेक्ट में काफ़ी उन्होंने काम किया है। तो वैसे ही अगर बात करें गंधार कला की, तो ये फूली है कुषाण काल के दौरान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। तो ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अक्सर पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है। एंड नाम क्या है? द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, एंड लिखी है किसने? लियो टोल्स्टॉय ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य यानी कि 193 मेंबर कौन सा बना है? तो ये बना है दक्षिणी सूडान यानी कि साउथ सूडान। अब यहाँ पे बात आई है यूएनओ की, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूएन डे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है, और एट प्रेजेंट जो इसके हेड हैं वो है एंटोनियो गुटरेस। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। टोटल कितने देश हैं इसमें? 193 देश है, और रिसेंटली जो देश बना था वो था दक्षिण सूडान यानी कि साउथ सूडान। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी कहाँ की? ब्रिटेन की। तो उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फोकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो क्वेश्चन है कि मार्गरेट थैचर जब प्रधानमंत्री थी तो ब्रिटेन ने किस देश के साथ फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो ये था अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? आपने अक्सर सुना होगा दरगाह पीर, ठीक है। तो उसमें उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि सूफी परंपरा में जो पीर है, पीर का आशय क्या होता है। तो सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने की जो परंपरावादी शिक्षक है उसी को पीर कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है, उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश पूरी तरीके से उजड़ गया था? हालांकि टाइम टू टाइम कई सारे चक्रवात आए हैं, लेकिन एक काफ़ी जो फेमस चक्रवात रहा था, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, वो था शिद्र। ठीक है। तो ये बांग्लादेश का सबसे ख़राब और मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा एक प्राकृतिक आपदाओं में बहुत ही भयंकर ये चक्रवात था। ये अराउंड आपका 2007 में आया था। डेट आई थिंक 15 नवंबर के दौरान ही आया था 2007 में, और इसमें ये रिपोर्टेड किया गया था कि अराउंड 3447 लोग मरे हैं। लेकिन लगभग क्राइटेरिया था ये, मतलब लगभग लोगों की काउंटिंग थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि अराउंड 15,000 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। तो आपको उस चक्रवात का नाम ध्यान रखना है, शिद्र। और अगर आपसे पूछे कि शिद्र जो है वो कौन से देश में आया था, तो तब भी आप बता सकते हो बांग्लादेश। और आया कब था? 2007 में। नेक्स्ट है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। तो इसको कहते हैं हम क्या? वायु प्रक्षोभ। फिर है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, मतलब कोई भी प्राकृतिक प्रदेश है वो एक जैसा लगता है, समरूप लगता है। क्यों? किसकी वजह से? तो वो होता है वहाँ की जलवायु और वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति की वजह से। नेक्स्ट है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े हो, आप कितनी ऊंचाई पर जाओगे कि तापमान जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा? मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो, 33 डिग्री है, आप ऊपर कितनी ऊपर जाओगे कि टेम्परेचर 32 हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 165 मीटर ऊपर जाने पर आपका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। फिर अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों के नाम बताइए। तो देखिए, अंटार्कटिका की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर 3 बेस स्टेशन है, जो कि पहला है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, फिर है एक मैत्री, और तीसरा है आपका भारती। लेकिन जो उसमें से अभी एक्टिव हैं, जो चालू हैं, वो सिर्फ 2 हैं, ठीक है, जिनका नाम है मैत्री और भारती। तो ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है, घाना देश का पुराना नाम क्या था? घाना जो है वो किस देश का पुराना नाम था? तो वो था गोल्ड कोस्ट का पुराना नाम। बात करें घाना की तो इसकी जो कैपिटल है वो है अक्रा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? कई बार पूछते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है या फिर ये कब साइन किया गया था? तो ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था 11 दिसंबर 1997 में। और ये किससे रिलेटेड है? ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के जो उपाय हैं
उनके बीच में, दो देशों के बीच में करार होता है, एक साइन होता है जब हम बात करते हैं किस चीज़ को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके। नेक्स्ट है अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान जो हैं वो सरोद से रिलेटेड हैं और बेसिकली 1991 में इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये आप करेक्ट कीजिएगा, ये जो रिसेंटली डेटा अपडेटेड है वो कुंचिकुल बताया जाता है, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो बात करें महमूद गजनबी की, तो इन्होंने मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1001 डेट, कहीं बार 1000 पूरा 1000 भी कंसिडर करते हैं, तब से लेके 1030 तक का इसका पूरा जर्नी रही है और इसी बीच इन्होंने 17 बार भारत को लूटा है। कुछ इनके प्रोमिनेंट बहुत ही फेमस लूट हुई हैं, जैसे कि अनंतपाल के जयपाल अनंतपाल, और फिर आप कह सकते हो एक लूट उनकी सोमनाथ मंदिर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1025 ये मंदिर गुजरात में है, वहीं पर उन्होंने इस मंदिर को लूटा था 1025 में। और इसके बाद जो उनका आखिरी आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था, आई थिंक 1027 के अराउंड की बात है, और फिर 1030 में ये इनकी डेथ हो जाती है। फिर है कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? वर्नहोर्न डायनासोर। ठीक है, वर्नहोर्न डायनासोर के लिए कौन सा आप कह सकते हो टाइगर रिजर्व, कौन सा नेशनल पार्क है? तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, असम में। तो बात आई है यहाँ असम की, तो असम की कैपिटल क्या है? तो ये है दिसपुर। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं, और जो यहाँ के सीएम हैं वो कौन है? हेमंत बिस्वा सोरेन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, हॉल इन वन शब्द ये किस खेल से रिलेटेड हैं? तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो गोल्फ से संबंधित हैं। ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे क्रिकेट में होता है ना कि लेग स्टम्प, बाय, और ये LPW, ऐसे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, गुगली, ये सब होता है, तो ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है। तो वैसे ही गोल्फ में भी कुछ ना कुछ टर्म्स होती हैं, तो वो ये टर्म है जो कि किससे रिलेटेड है? गोल्फ से। फिर है सांभर झील जिससे नमक बनता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले जान लीजिए सांभर लेक जो है वो साल्टी लेक है, खारे पानी की झील है, कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे बात आई है राजस्थान की, तो इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है कलराज मिश्र, और जो यहाँ के सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत। ठीक है, तो इतना आपको राजस्थान से याद रखना, कैपिटल जयपुर है, सीएम है यहाँ पे अशोक गहलोत, और गवर्नर है कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा में गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट ये क्या कहलाता है? तो ये आपका इंडिया का मैप है, तो गुजरात से लेके जो गोवा तक का पूरा तट है ये क्या कहलाता है आपका? ये कोंकण तट आपका कहलाता है। ठीक है, फिर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो अपडेटेड डेटा है उसमें जो द्वीप बताए जाते हैं वो अराउंड छोटे बड़े सब मिला के 572 द्वीप अराउंड बताए जाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 38 ही ऐसे हैं जिन पे आबादी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो 1488 की बात करें केप ऑफ गुड होप की, तो इसकी खोज की थी बार्थोलोम्यो डियास ने। ठीक है, अब फिर उसके बाद आपको पता है कि ये पुर्तगाली था, और फिर बाद में 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे, और वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया के कालीकट पर पहुंचे थे, फिर उन्होंने इंडिया की खोज की थी। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले एक अटैम्प्ट था बार्थोलोम्यो डियास के द्वारा, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप तक वो आए और वहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ पाए थे, तो आप कह सकते हो कि केप ऑफ गुड होप की जो खोज थी वो बार्थोलोम्यो डियास ने की थी, जो कि पुर्तगाल से ही रिलेटेड थे, मतलब पुर्तगाल से ही वो लोग बिलोंग करते थे। फिर डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो डेमोक्रेसी है, द वर्ड डेमोक्रेसी सेज दैट कि रूल बाय द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा शासन जो है वही डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, जो कि इंडिया है। और ये किस शब्द से लिया गया है? तो ये ग्रीक लैंग्वेज के शब्द से, मतलब ग्रीक लैंग्वेज से ये शब्द लिया गया है। फिर है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो बात करें राज्यसभा के द्वारा, तो ये पारित करना होता है 6 सप्ताह में। फिर नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा जो बौद्ध काउंसिल है वो टोटल
4 हुई है, जिसमें जो पहली थी वो 483 BC यानी कि 483 BC में राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पीरियड में। सेकंड जो थी वो 383 में हुई थी, कालाशोक के टाइम पे। और कहाँ हुई थी ये? तो ये हुई थी वैशाली में। फिर उसके बाद थर्ड जो थी वो 255 में हुई थी। ये सब BC की बात चल रही है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। फिर ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इस समय शासक था कौन? अशोक, मतलब अशोक के टाइम पीरियड में हुई थी। और जो फोर्थ वाली थी वो पहली शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन, कश्मीर। टाइम राजा कौन थे? कनिष्क। तो देखिए पहले भी थी 483 BC राजगृह अजातशत्रु, फिर थी आपकी 383 में कालाशोक के दौरान वैशाली में, फिर 255 पाटलिपुत्र अशोक, और फिर फोर्थ वन थी पहली शताब्दी कुंडलवन कश्मीर। टाइम पीरियड था किसका? कनिष्क का। फिर है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है अराउंड 3.5%। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। फिर RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? मतलब आप पास अगर कोई चेक है तो उसको आप कितने टाइम के पीरियड के दौरान लगा सकते हो? तो बैंक में ये है 3 मास, 3 महीने में आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, उसको लगा सकते हो अपने बैंक में। फिर चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो चुनाव आयोग था, इलेक्शन कमीशन जो था इंडिया का, वो आर्टिकल 324 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 324 के तहत है। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और जो पहले इसके अध्यक्ष थे कह सकते हो वो कौन थे? सुकुमार सेन। और एट प्रेजेंट कौन है? राजीव कुमार। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने जो भी स्टेप लिया है, वो अपना उपदेश देने का हो, घर से जाने का हो, या फिर मोक्ष की प्राप्ति के दौरान जब उनकी डेथ हुई थी, तो वो सब न सब किसी न किसी नाम से रिलेट किए गए हैं। तो गृह त्याग की जो घटना है वो कहलाई गई है महाभिनिष्क्रमण। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जिनका पहला उपदेश था वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला राष्ट्रीय निकाय कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना अब नहीं होती है, पहले ये हुआ करती थी। तो अभी पूरा एक आयोग आता है जो अपना पूरा 10 साल का रिपोर्ट देता है, लेकिन ये पहले 5 साल की योजनाएं होती थी जो कि अब बंद हो गई हैं। और ये कौन अनुमोदित करता था? तो ये करता था राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका जो हेड होता था वो कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेट से। तो ये है 3 दिसंबर। फिर होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन खेल जो है वो रिलेटेड है टेनिस से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, किसने की थी? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कब हुई थी? 1784 में। और तीसरा क्वेश्चन बनता है किसने करी थी? तो ये करी थी विलियम जोन्स ने। फिर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये किया गया था इंदिरा गांधी के समय में 1969 में। एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें तो ये थी 19 जुलाई 1969। फिर है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1773 में, 1773 में। और इसी के बाद फिर क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1774 में, जिसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्फे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो कैद करके इनको भेजा गया था कहाँ पर? बर्मा, म्यांमार में। और यही इंसान थे जो लास्ट मुगल एम्परर थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भी काफ़ी अपना रोल प्ले किया था। ठीक है, तो इन्हें कैद कर कहाँ भेजा गया था? बर्मा, म्यांमार में। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द जीके, जो कि प्रीवियस ईयर BPSC ग्रुप डी में पूछे गए हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद में आया होगा। कुछ भी रिव्यूज़ रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, अपने फीडबैक बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।